सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे निबंध लेखन का। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि कल के अंक में हमने अपने निबंध का अर्थ जाना था, निबंध की परिभाषा जानी थी, निबंध के प्रमुख तत्वों के बारे में जाना था, निबंध के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं उसके बारे में जाना था। आगे बढ़ने से पूर्व थोड़ा सा उस पर परिचर्चा कर लिया जाए ताकि कल का जो विस्मृत पाठ है वो आपको फिर से याद आ जाए। जैसे हमने निबंध का अर्थ जो जाना था, जिसमें आपको हमने बताया था निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध। यानी जब बंध धातु में नि उपसर्ग लगता है तो निबंध शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है नियोजित ढंग से बंधा हुआ। यही मुख्य तथ्य है जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नियोजित ढंग से बंधा हुआ। अर्थात जब भी आप निबंध लिखेंगे तो निबंध का जो हमारा विषय होगा, निबंध की हमारी जो विषय वस्तु होगी, बिल्कुल नियोजित ढंग से सही ढंग से बंधी होनी चाहिए। इसके लिए आपको निबंध के कुछ तत्व बताए गए थे और सबसे खास जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी वो था निबंध के अंग। निबंध के 3 अंग आपको बताए गए थे जो आपको याद होंगे, जिसमें आपकी प्रस्तावना थी या भूमिका था, विषय वस्तु का विस्तार था और लास्ट आपका उपसंहार या निष्कर्ष था। इन 3 तथ्यों में आप अपने पूरे निबंध को बांध सकते हैं। निबंध के विषय में जो भ्रांति थी, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा लिखने से ज्यादा अंक मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम और आप आज जान लें निबंध के प्रकार, कौन सा निबंध किस प्रकार का है। जब आपको प्रकार समझ में आ जाएगा तब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कितना लिखना है। जो आपके मन में एक भ्रांति है ज्यादा लिखने वाली, वो भ्रांति अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जो निबंध का प्रकार आता है वो है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है कि निबंधकार किसी बाह्य विषय को लेकर के तटस्थ भाव से वर्णन करता है और जब भी ऐसी स्थिति आती है तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे आपको याद हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रकृति संबंधी जितने भी निबंध हैं वो सब वर्णनात्मक शैली में निबंध लिखे गए हैं। जैसे नियाग्रा का प्रताप, ये एक श्रेष्ठ निबंध है जो कि वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। वर्णन से आपको स्पष्ट है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसको आप क्रमशः वर्णित करते जाइए। इस प्रकार का निबंध यदि आपको लिखने को मिलता है तब आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका निबंध वर्णनात्मक ना होकर के निबंध का दूसरा प्रकार विवरणात्मक है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आपको विशेष आवश्यकता होगी। वो ध्यान आपको क्या रखना है कि जब लेखक किसी घटना का विवरण क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है, यानी जो घटना है उसका जो विवरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान देना, उसको क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना। यही क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जब आप रचनाएं पढ़ेंगे, उनमें वैदिक देवता, एक समालोचक का डाक जैसे निबंधों पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये श्रेष्ठ विवरणात्मक निबंध के उदाहरण हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विवरण देने के अलावा अपने मन के कुछ उद्गार, मन के कुछ भाव, कुछ विचारों को प्रकट करता है, जो निबंध का तीसरा प्रकार कहलाता है, यानी जो कि है आपका विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में क्या होता है कि इसमें विचारों को प्रमुखता दी जाती है। इसमें जो निबंध का लेखक होता है किसी भी विषय का तर्कसंगत ढंग से प्रतिपादन करता है और इस प्रकार के निबंधों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पाठकों को समझने और सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। इस निबंध का जो प्रत्येक अनुच्छेद होता है वो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। वो इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि निबंध का प्रारंभ और निबंध का अंत ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रह सके। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे श्रेष्ठ निबंधकार डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति, क्रोध, करुणा जैसे श्रेष्ठ निबंध हैं जो विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। अर्थात इसमें किसी विषय पर आप अपने व्यक्तिगत विचारों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी निबंध की 2 और श्रेणियां हैं जिसमें आते हैं भावात्मक निबंध। कुछ ऐसे निबंध होते हैं जो आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन से जुड़े होते हैं। ऐसे निबंधों में जब भी निबंधकार लिखता है तो इनमें भावों की प्रमुखता होती है और पाठक इसमें रसात्मकता का अनुभव करता है। जैसे आपको विदित हो तो सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ निबंध प्रेम और मजदूरी, सच्ची वीरता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता आदि भावनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। वियोगी हरि का विश्व मंदिर दीनों के प्रति प्रेम भावनात्मक निबंध है।
मैं आपको बता दूं, इसमें विशेष रूप से सरदारपुर सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ जो निबंध सच्ची वीरता और आचरण की सभ्यता, ये विशेष रूप से आपको यदि समय मिले तो अवश्य पढ़िएगा। ये एक ऐसा निबंध है जो आपके थके हारे उत्साहित मन को हमेशा प्रेरित करेंगे, और जब भी आपको अवसर मिले इस निबंध को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद जो निबंध का 5वां और अंतिम प्रकार आता है वो आता है ललित निबंध। ललित निबंध में क्या होता है कि जो निबंध लेखक है वो ललित निबंधों में वर्णन, चिंतन, संवेदनशीलता और अनुभूति का समन्वय रहता है। पाठक इनमें कहानी, नाटक, कविता जैसा आनंद लेते हैं। ललित निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक रहता है। स्वच्छंदता, कल्पना और लोक जीवन से लगाव ललित निबंध की विशेषता है। हजारी प्रसाद जी का जो लिखा हुआ निबंध अशोक के फूल, कुबेरनाथ राय जी का निबंध हुआ है जो है रस आखेटक आदि इस निबंध के प्रमुख उदाहरण है। यानी ललित निबंध से हमारा तात्पर्य जो आज के लेखक ज्यादातर निबंध लिख रहे हैं, जो आपके समक्ष जो आप पढ़ते हैं, वो ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो समसामयिक विषयों पर संवेदनशील ढंग से वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात ये थी, हमने आपने कल थोड़ा सा चर्चा किया था कि निबंध की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए। कई बार होता है निबंध को अधिकाधिक लिखना है, निबंध में नंबर दिलाता है, ऐसी बात नहीं, इस भ्रांति को दूर कर देती है ये जो हमारी स्लाइड है, जिसमें आपको बताया गया है कि निबंध दो लेखन की सिर्फ 2 शैलियां हैं, जिसमें पहली शैली है व्यास शैली। व्यास शैली जो है ये व्यास का अर्थ होता है विस्तार। व्यास शैली में विषय को अनेक खंडों में विभाजित करके विस्तार से समझाया जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों की के लिए यह जो शैली है सर्व हमेशा उपयुक्त रही है। हजारी प्रसाद जी का जो अशोक के फूल है और ये व्यास शैली में ही लिखा हुआ निबंध है। विचारात्मक निबंधों की यदि हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति निबंध जो है वो भी व्यास शैली में ही लिखा हुआ निबंध आपको मिलता है। अर्थात व्यास शैली का मतलब यह है कि हम अपने विचारों को विस्तृत ढंग से व्यक्त करते हैं। इसके बाद दूसरी जो निबंध की शैली है वो है समास शैली। समास शैली में क्या होता है, जैसे कई बार आपको और परीक्षा की दृष्टि से आपने जब भी देखा होगा तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि गाइडलाइन रहती है, आप अपने निबंध को 250 शब्दों में 300 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये एक वो दिशा निर्देशित किया जा रहा है, आप अपना निबंध समास शैली में ही लिखें। समास शैली से मतलब है संक्षेप में लिखना। यदि समास शैली में विषय संक्षेप में कहा जाता है, विषय का जो विस्तार है वो विस्तार की अपेक्षा इनमें शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो अधिक गहरे होते हैं, और लेखक किसी अर्थ को बड़े से बड़े वाक्य में ना प्रकट करके छोटे छोटे वाक्यों में प्रकट करने का प्रयास करता है, जिससे लोगों को समझने में आसानी होती है। और कुछ उदाहरण जैसे यदि आप इसके पढ़ना चाहें ये इन निबंधों को, तो लोक मंगल काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मकता बोध के विभिन्न उदाहरण है। ये जो उदाहरण है वो समास शैली में ही लिखे गए हैं। एक बात समास शैली में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि समास शैली में हमेशा विचारों को प्रमुखता दी जाती है। अर्थात आपको जो अपना विचार व्यक्त करना है वो संक्षेप में व्यक्त करना है, और जिसमें अर्थ गहरे होने चाहिए, अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक अगर यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो जब भी हम निबंध लिखें तो निबंध लिखते समय कौन कौन सी वो खास बातें हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप इन तथ्यों पर ध्यान दे करके निबंध लिखते हैं तो आपका जो परीक्षक होगा 100% अधिकाधिक अंक देने का प्रयास करेगा। जैसे सबसे पहले निबंध लेखन के लिए वही विषय चुनना चाहिए जिसकी अच्छी तरह आपको समझ हो। जब भी आपको परीक्षा में निबंध लिखने को मिलता है तो कम से कम 3 से 4 विषय होते हैं, उनमें से आपको उसी विषय का चयन करना है जिस पर सबसे अच्छी पकड़ आपकी हो। दूसरी बात यह आती है कि किसी भी निबंध को लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा अवश्य बना लेनी चाहिए। कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ निबंध का शीर्षक मिलेगा। उसके अंतर्गत जैसा कि 10वीं और 9वीं में आपको मिलता था हेडिंग्स आती थी, अब नहीं आएगा। आपको पूरी हेडिंग स्वयं से बनाना होगा, और उस हेडिंग में सबसे पहले आप रूपरेखा बनाएंगे, इसके बाद प्रस्तावना, फिर विषय वस्तु का विस्तार देंगे, और अंत में आप उपसंहार लिखेंगे। और जो सबसे खास ध्यान देने वाली बातें हैं उनमें एक यह भी है कि निबंध में यथास्थान सूक्तियों, उदाहरणों
और संक्षिप्त उपकथाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी निबंध की जो शुरुआत होती है वो यदि आप सूक्ति से करते हैं, किसी दोहे से करते हैं, किसी प्रेरणादायक कथन से करते हैं तो आपका निबंध ज्यादा प्रभावी माना जाता है अपेक्षाकृत दूसरे निबंध लेखकों से। एक बात आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने निबंध में किसी बात को बार बार दोहराना नहीं है, अन्यथा निबंध में पुनरुक्ति दोष आ जाएगा जिससे आपके अंक कम किए जा सकते हैं। अगली बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना वो है विचारों में परस्पर संबद्धता होनी चाहिए। आपके विचार एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और अपने शब्दों तथा अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि निबंध एक ऐसा विषय है जिसको रटकर कभी नहीं लिखा जा सकता। इसमें अपनी व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत रचनात्मकता का परिचय झलक दिखता है, इसलिए निबंध को आप हमेशा अपनी ही भाषा शैली में लिखें। और जो खास ध्यान देने की बात यह है कि वाक्य छोटे हों, सरल हों, व्यवस्थित हों ताकि सही भाव पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। एक विशेष ध्यान देने की बात यह भी आती है निबंध लेखन में कि सुंदर लेख और स्वच्छता निबंध का सौंदर्य बढ़ा देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य में अच्छी लिखावट बहुत मायने रखती है अच्छे अंक अर्जित कराने में आपको, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे निबंध में। इससे क्या होता है कि यदि साफ सुथरे स्पष्ट शब्दों में चीजें लिखी गई है तो जो आपका पाठक होगा वो पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। और सबसे आखिरी जो ध्यान देने योग्य बात है यह है वो कि निबंध में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, शब्द सीमा का अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो 9 बातें आपको बताई गई हैं इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे जब आप परीक्षा कक्ष में बैठ करके निबंध लिख रहे होंगे, तो ये बातें आपके लिए पूरा का पूरा अंक दिलाने में 100% मैं बता रहा हूं सहयोगी सिद्ध होंगी। आज के अंक में प्यारे बच्चों बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा आज के अंक में जानने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्य प्रपत्र। और आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है कि अधोलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो तथ्य आपको बताए गए उनको ध्यान में रख करके किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसमें 21वीं सदी का भारत, आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संक्रमण एवं आम आदमी, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, ये समसामयिक विषय हैं जिस पर आप निबंध लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा और अंतिम प्रश्न है एक अच्छे निबंध लेखन हेतु किन किन तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपकी ज्ञान राशि में अभिवृद्धि करने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।